हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पार्ट 2 बुक समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है इसके पहले चैप्टर का नाम है एक परिचय, और ये एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर 1 यानी परिचय से। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को भी कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिएगा। याद रखिए बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और ये 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। इसके बाद जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न बताया जा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, ये भी होगा, समग्र इकाइयों का, ये भी होगा। सेकंड एंड थर्ड बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत तथा समग्र दोनों का, या ज्वलंत समस्याओं का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में हमने देखा कि दोनों का ये किया जाता है, ये और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ए और बी दोनों के, यानी व्यक्तिगत तथा समग्र दोनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? यहाँ पे सीमाएं पूछी गई है। कौन कौन सी सीमाएं हो सकती है? तो सामूहिक अर्थशास्त्र का विरोधाभास होता है, बिल्कुल ये सीमाएं हैं इसकी। और व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, ये भी इसकी सीमाएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 बता रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। किसके अध्ययन का विषय है यहाँ पे? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, या इनमें से सभी। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ होगा, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्रीय आय का सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, नहीं कि उपभोक्ता और उत्पादक के सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है। यहाँ पे बताना है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। क्या सही जवाब हो जाएगा? स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समष्टि अर्थशास्त्र से। रोजगार सिद्धांत किससे संबंधित रखता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉक है? यहाँ पे स्टॉक के बारे में आपको पढ़ाया गया है कि स्टॉक क्या होता है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें इसके सब्जेक्टिव पार्ट को बताया गया है, तो वहाँ पे जाकर के देखिएगा। चैप्टर 1 में बताया गया स्टॉक और प्रवाह के बारे में, दोनों जाकर देखिएगा, वहाँ आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है और स्टॉक क्या होते हैं, प्रवाह क्या होते हैं। तो जो बच्चे अभी तक सब्जेक्टिव वीडियो को नहीं देखे हैं वो सब्जेक्टिव वीडियो को भी जाकर के देखेंगे। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संपत्ति। निम्नलिखित में से कौन स्टॉक है? तो संपत्ति क्या है? स्टॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, निम्न में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है? यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं, और आपके सब्जेक्टिव में भी बताया गया है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो बोला गया है समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि अध्ययन होता है, बिल्कुल होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन होता है, बिल्कुल होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र, चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ये भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी शब्द मैक्रो। याद रखिएगा, अंग्रेजी के शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ यहाँ पे बताना है। तो आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा किस शब्द से लिया गया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपको दिया रहेगा मैक्रोज, तो याद रखा मैक्रोज से मैक्रो लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा व्यापक। व्यापक का मतलब होता है मैक्रो। याद रखिएगा, व्यापक का मतलब होता है मैक्रो, यानी समष्टि बोल सकते हैं व्यापक का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। यहाँ पे उपयोगिता बताना है कि व्यापक अर्थशास्त्र की यानी समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता आपको यहाँ पे बतलानी है। एग्जाम में समष्टि लिख सकता है, व्यापक लिख सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन लगेगा तो इसका इंग्लिश लैंग्वेज देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ मैक्रो ही मिलेगा आपको, उसमें माइक्रो और ये समष्टि और व्यापक में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा एग्जाम में। अगर आपको हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो उसके इंग्लिश टर्म को देख करके आप टिक आउट कर सकते हैं सही जवाब। तो ऑप्शन है सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण होगा, या आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, या इनमें से सभी। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यापक अर्थशास्त्र में हम लोग किसकी उपयोगिता होती है? तो सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण होता है, ये भी उपयोगिता, आर्थिक विकास का, और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक एजेंट के अंतर्गत में कौन आता है? उपभोक्ता आता है, सरकार आएगा, निगम आएगा, या बैंक आएगा? यहाँ पे चारों दिया गया है और चारों में से बोला गया है कि आर्थिक एजेंट के रूप में कौन काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है केवल 2, 3, 4, सी बोल रहा है 1 और 4, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि सभी हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी ये चारों जो है वो आर्थिक एजेंट के अंतर्गत में आते हैं, उपभोक्ता, सरकार, निगम और बैंक। तो एग्जाम में आपसे लिखने के लिए भी बोला जा सकता है कि आर्थिक एजेंट के नाम लिख के दीजिए, तो आप लिख सकते हैं उपभोक्ता लिख सकते हैं, सरकार लिख सकते हैं, निगम लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निवेश व्यय को परिभाषित करता है? यानी यहाँ पे कौन, इसमें से जो कथन है उसमें से निवेश व्यय यानी निवेश व्यय को परिभाषित करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय, सरकारी उपक्रमों से सरकार द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया, किसी देश की सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु सब्सिडी देना, या वस्तुओं की मांग और आपूर्ति का बाजार की शक्तियों का द्वारा नियंत्रण। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय ही क्या कहलाता है? निवेश व्यय कहलाता है। यानी हमारे उत्पादन क्षमता में हम वृद्धि लाएंगे और उसमें जो हम लोग खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, उसी को हम लोग निवेश व्यय कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, या सभी का? क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी का हो जाएगा। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? VBI प्रश्न है, याद रखिएगा कितने क्षेत्र में बांटा गया है समष्टि अर्थशास्त्र को? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 4 कौन से क्षेत्र होंगे? आप हमारा जा करके सब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सिंपली रूप से बताया गया है कि कौन से 4 क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे भी हम लोग को मिलेगा, आगे मिलेगा कौन कौन से 4 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आते हैं, आ ही गया आपका जो प्रश्न आपके सामने था उसका आंसर यहाँ पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं? तो उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल है, परिवार क्षेत्र ये भी है, सरकारी क्षेत्र ये भी है, विदेशी क्षेत्र ये भी है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा कौन हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। यानी उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी जो क्षेत्र हैं, ये सभी जो क्या हैं? ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। तो एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है आपके सब्जेक्टिव में भी कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को दर्शाएं या लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात तथा आयात करना होता है? ऊपर हमने क्षेत्र पढ़ा और वहां से प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस क्षेत्र का काम है निर्यात और आयात करना? सरकारी क्षेत्र का काम है, विदेशी क्षेत्र का काम है, उत्पादक क्षेत्र का काम है, या इनमें से सभी का काम है? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। विदेशी क्षेत्र का काम है क्या करना? निर्यात और आयात करना। सारे चीज़ों को सब्जेक्टिव में आसानी से बताया गया है। आपने अगर हमारा सब्जेक्टिव वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पे आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है और VBI है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 15 है VBI है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। याद रखिएगा
क्या क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस, पुस्तक याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ऑप्शन है जे एम किन्स, जे एम किन्स का मतलब हो गया जॉन मिनार्ड किन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जे एम किन्स यानी जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम, बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विश्वव्यापी महामंदी, विश्वव्यापी महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की घटना कब घटी या कब हुई, 1940, 1917, 1929 या 1919 में कब हुई थी इसकी घटना, तो इसकी घटना हुई थी 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्वव्यापी महामंदी में बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर कितनी हो गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्वव्यापी महामंदी में बेरोजगारी दर 3% से बढ़कर कितनी हो गई थी, 10%, 15%, 20% या 25%। क्या हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3% से बढ़कर के जो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, वो 3% से बढ़कर के 25% हो गई थी। समझिए कितना बड़ा ये ग्रेट डिप्रेशन था, यानी विश्वव्यापी, इसी के लिए इसका नाम रखा गया था विश्वव्यापी महामंदी, क्योंकि इसकी जो बेरोजगारी दर थी या महंगाई दर थी वो 25% बढ़ गई थी 3% से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कल्याणकारी एजेंसी जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वीवीआई प्रश्न है, अभी ऊपर में हमने क्षेत्र पढ़ा था, यहाँ पर बताया गया है कि न्याय तथा कानून व्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र या परिवार क्षेत्र। तो बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत न्याय और कानून आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बुक से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को मिलता है, याद रखिएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है जे एम किन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन वही है, आंसर क्या अलग होंगे या आंसर भी वही होंगे, तो यहाँ पे भी आंसर सेम होंगे, यानी जे एम किन्स यानी जॉर्ज मिनार्ड किन्स ने भी दोनों पुस्तक को जॉर्ज मिनार्ड किन्स ने ही लिखा है, यानी रोजगार ब्याज और मुद्रा का समान सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज मिनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया, यानी जे एम किन्स के द्वारा लिखा गया। हमने दोनों तरह से नाम आपको बताया है, फुल फॉर्म में भी बता दिया और शॉर्ट फॉर्म में। तो एग्जाम में आपको देखना होगा कि जो नाम दिया गया है क्या वो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है या फुल फॉर्म में दिया गया है। तो याद रखिएगा जे एम किन्स का मतलब क्या होगा, जॉन मिनार्ड किन्स हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में जे एम किन्स लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत बताना है, तो आय व रोजगार का सिद्धांत बिल्कुल ये तो होगा ही, व्यापार चक्रों का सिद्धांत ये भी हो जाएगा और आर्थिक विकास का सिद्धांत ये भी हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको याद करके एग्जाम में जाना होगा ये सारे चीज़ को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सिद्धांत विशेषताएं आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगी। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए, मांग की विशेषताएं बताइए, फिर उसके बाद बाजार की विशेषताएं बताइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताएं, पूंजी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताएं। तो जितने भी विशेषताएं आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, याद करके जाइएगा, उनके सिद्धांत को भी याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपने अगर हमारा वीडियो स्किप कर दिया तो आप एग्जाम में आपके मार्क्स जो है वो कम आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, मार्क्स जो होंगे वो पूरी गारंटी है कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आ ही गया यहाँ पे, विशेषताएं भी अभी बताए, ऊपर में हमने सिद्धांत पढ़ा, यहाँ पे विशेषताएं आपको बताने, वो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, बिल्कुल पढ़ा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्र होता है, बिल्कुल किसी भी सरकार के अंदर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व बिल्कुल अपनी निजी होती है ना, कोई भी चीज़ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न लाने के पीछे है कि आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, आपको एग्जाम में 5 पॉइंट लिखने को मिलेगा, कम से कम 3 पॉइंट यहाँ आपके सामने नजर आ गया। बाकी आप सब्जेक्टिव वीडियो में जा करके 2 पॉइंट और देख लीजिएगा, वहाँ से आपको 5 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, तो आपके फुल मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन समयावधि, याद रखिएगा, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, क्या बताया गया है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, तब उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, स्टॉक कहते हैं या प्रवाह कहते हैं या दोनों कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे हम लोग प्रवाह कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग प्रवाह कहेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग स्टॉक कहेंगे। तो आसानी से आप जाकर के एग्जाम में जब देखिएगा इस तरह का रहेंगे, या नहीं तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा समयावधि, याद रखिएगा, अध्ययन समयावधि के लिए, तो याद रखिएगा, इससे आप लोग क्या बना सकते हैं, प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट है, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सम्मान सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुआ। ऊपर हमने इस पुस्तक के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस पुस्तक को प्रकाशित कब किया गया था, लॉन्च कब किया गया था। ऑप्शन है 1926, 1929, 1936 या 1917। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1936 में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, क्यों, क्योंकि इसको अभी ऊपर में हमने पढ़ा है, तो इसके जवाब जो है किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। हमने अर्थशास्त्र का पिता पढ़ा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी पिता पढ़ा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को या रॉबिन्स को या जे.एम. किन्स को। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एम. किन्स को। याद रखिएगा, जे.एम. किन्स यानी जॉर्ज मिनार्ड किन्स हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का यानी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न है, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन समय के एक निश्चित बिंदु, अभी बताया गया था ना, निश्चित बिंदु के बारे में बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और समय अवधि के बारे में बताया गया। अवधि का मतलब क्या होता है, एक समय से लेकर के दूसरे समय के बीच की दूरी, डिस्टेंस को, तो वो हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम पे। यहाँ पे किसी खास एक बिंदु के बारे में बताया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक, प्रवाह या दोनों। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। तो ये हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आपका समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।